इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं सांको। अब सांको का मतलब क्या होता है? सांको का मतलब शंकु नहीं होता है। सांको का मतलब सारी शेप होती है। सांको के अंदर अपना वृत्त भी आता है। सांको सांको के अंदर अपना परवलय भी आता है। सांको के अंदर अपना दीर्घ वृत्त भी आता है। ठीक है, ये सारी शेप आती है। अति परवलय भी आता है जिसको हाइपरबोला बोलते हैं। ये सब चीज़ आती है। ठीक है, इस चैप्टर को करने का मेन मकसद ये है कि इसमें से एक तो ये आसान है। आसान मतलब इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने वाला पोर्शन नहीं है। मतलब कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्का ही है 4 नंबर वाले पोर्शन के अंदर, यानी 4 या 3 नंबर वाले पोर्शन के अंदर एग्जाम पक्का है। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो बड़े वाले में भी आ सकता है। बाकी एक क्वेश्चन अच्छा है। अगर हम गोला करते तो गोला करने में टाइम भी लग जाता है, और गोले के अंदर फंक्शन बहुत ज़्यादा है। और गोला जो है मेन उसका मकसद है कि बड़े वाले जो क्वेश्चन हैं गोले के अंदर जो 15 नंबर का 12 नंबर का आता है, लेकिन 15 नंबर 12 नंबर की व्यवस्था आपने कर रखी है, तब गोला कर भी लेते तो हमें कोई विशेष फायदा होता नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो जब भी सांको लिखा है, अब चैप्टर की बात करते हैं। जब भी हम सांको लिखा है, सांको का मतलब आपको शंकु नहीं समझना। सांको का मतलब होता है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, तिफल, इनमें से कोई एक। क्वेश्चन के अंदर अपने को एक समीकरण देंगे वो, और कहेंगे कि आप इस समीकरण देखकर बताइए कि ये पहले बताओ इन चारों में से कौन सी शेप है, तो हमें ये बतानी होगी। दूसरे उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। उसका केंद्र पूछ सकता है, उसका मैं अगर वृत्त है तो उसकी त्रिज्या पूछ सकता है, किसकी अपने उत्केंद्रता पूछ सकता है। ये क्या होती है, सब अपने आगे बात करने वाले। लेकिन पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सांकों की जो समीकरण है, सामान्य समीकरण, वो क्या होती है। तो सांकों की अगर हम सामान्य समीकरण की बात करें तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस अगर कोई कांस्टेंट है सी तो सी, और बराबर होता है 0। ये सांकों की समीकरण होती है। पहली बात तो आपको ये याद ही होनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी। अब याद कर देगा, देखो ये देखो FGH ऐसे आते हैं। ये देखो एफ इधर इधर की तरफ से पहले एफ आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, और जी के साथ एक्स आता है। ये याद रखना पड़ेगा। तो इसको आप 2 3 बार बोलोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HGX प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड समीकरण। नॉर्मल जो समीकरण होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड समीकरण या मानक समीकरण बोलते हैं, वो ये होती है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किए जाएंगे। अब हम पहले, अब क्या होता है, ये समीकरण दे दिया आपको। अब वो आपसे ये पूछेगा कि इस ये जो भी संख्या दे रखा है, अब संख्या कौन सा है ये क्वेश्चन के अंदर का नहीं लिखा हुआ है, तो आपसे कहेगा इसका हमें केंद्र बता दीजिए, इसका केंद्र कौन है। एक तो हमसे केंद्र पूछ सकता है, या हमसे वो त्रिज्या भी पूछ सकता है। अगर वृत्त है तो हमसे त्रिज्या भी पूछ सकता है, और वो हमसे कहेगा केंद्र भी बताइए। तो केंद्र निकालने के लिए देखो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, अपने पहले उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि केंद्र कैसे निकलता है या फिर त्रिज्या कैसे निकलती है। ठीक है, तो केंद्र निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है कि इस पूरी समीकरण का जो समीकरण दे रखी है, इसका डेल जो समीकरण है, अगर इसका इस पूरे समीकरण को एफ मान लेता हूँ एक बार के लिए। एफ नहीं मान सकता, एफ यहाँ पर नाम मान रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ यू मान लेता हूँ, यू कहीं पर भी नहीं। अगर मैं इसको यू मान लेता हूँ तो मुझे इस पूरे का एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, और इसी का पूरे को y के सापेक्ष करना पड़ेगा अवकलन करने में। और दोनों को अवकलन करने के बाद इस पूरे समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करना है और y के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। और दोनों को अवकलन करने के बाद दोनों वाले समीकरणों को हमें 0 के बराबर रखना है। जैसे 0 के बराबर रखेंगे, एक समीकरण यहाँ से आएगी और एक समीकरण आएगी यहाँ से, और इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और जैसे हम दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो समीकरण सॉल्व करने पर हमें हमारे x और y के अंदर वैल्यू मिलेगी, और वही इस सांकों के जो भी सांकों है, वो वृत्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके क्या कहलाएंगे, केंद्र कहलाएंगे। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ ऑरली बताई है, अभी अपने इस चीज़ को थोड़ा लिखित के रूप में करेंगे तो फंडे आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब अपने पहले एक ऐसा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। करके देखेंगे तो मेरे हिसाब से फंडे क्या होते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हैं, और इसमें मैं क्वेश्चन में लिखा केंद्र, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। तो केंद्र निर्देशांक ज्ञात करने से पहले हमें पता है इसकी स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर माइनस प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। एक बार के लिए, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को A B C किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अपने एक बार इन सब के मान जरूर निकाल लेते हैं। देखो कंपेयर करेंगे तो A का मान कितना आएगा, A का मान 36 आएगा। अब देखो 2h का मान कितना आएगा, 24। तो 2h का मान 24, तो h का मान कितना आएगा, h का मान होगा 12, b का मान कितना आएगा 29, 2g का मान कितना है, माइनस का 72, तो g का मान कितना आ जाएगा, माइनस का
36, 2f का मान कितना है 126, तो f का मान कितना हो जाएगा 63, और c है तो c कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी ये हमें अपने को हर क्वेश्चन के अंदर निकालना है, इसलिए मैंने इसको पहले अपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ताकि निकाल सकें। अब हमें क्योंकि केंद्र के निर्देशांक निकालने, तो केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए समीकरण नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। इसका हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो कैलकुलेट का डेल अपॉन डेल x कितना होता है, ये हो जाएगा 72x, यहाँ हो जाएगा 24y, ये x है नहीं, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 72 का माइनस का, ये x 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है 24 कॉमन दिख रहा है पूरा, यहाँ 24 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1 का सॉरी y, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ओवरऑल समीकरण कितनी होगी 3x प्लस y माइनस 3 बराबर 0, ये हो गई अपनी पहली समीकरण। ठीक है, अब इसी काम किसके रेस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे, इसी काम करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट करने में कितना आएगा, तो पहला तो 0 हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, पहला 0, 24 कितना हो जाएगा 24x होगा इस पर साथ में। ठीक है, और फिर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, देखो ये इसका 24x हो गया, इसका हो जाएगा 58y, और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, इसका 126। अब कौन कॉमन आ रहा है, तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो जैसे मैं 2 कॉमन लेता हूँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो बराबर 0 रखे थे, हम डायरेक्ट 2 को कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 12x, और यहाँ हो जाएगा 29y, और ये हो जाएगा 63, और बराबर कितना हो गया 0। तो ये 2 तरह का 0 हो जाएगा, तो समीकरण क्या बनी 12x प्लस 29y प्लस 63 बराबर 0। ये अपने हो गई समीकरण नंबर कौन हो गई सेकंड, या थर्ड मान लो, ये सेकंड हो गई, क्वेश्चन फर्स्ट था। तो अब हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, और जैसे हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे केंद्र हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों समीकरणों को सॉल्व नहीं करता, क्योंकि सॉल्व करूँगा समय लग जाएगा। सिंपल से क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 12 दिख रहा है, यानी इस पूरी वाले समीकरण को मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ, 4 से गुणा करके इसमें जोड़ूंगा घटाऊंगा, जो विलोपन विधि होती है करूँगा, तो x और y के मान आ जाएंगे, x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा -3, अपर के सॉरी x का मान आएगा माइनस, हाँ y का वैल्यू -3, और ये हमारे कौन कहलाएंगे, ये हमारे केंद्र कहलाएंगे। तो केंद्र दिशा कितना आ गया 2, -3। तो ये हमने इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था कि केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने चलते हैं आगे, चले अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में लिखा देखो, एक तो केंद्र के निर्देशांक पूछता नॉर्मल, एक वो केंद्र के एक चीज और बोलता है, वो बोलता है मूल बिंदु पर केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मूल बिंदु के केंद्र में निर्देशांक कैसे निकालना है, तो उसकी प्रोसेस अलग है, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन या एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है। उस कंडीशन में क्या करना था, देखो ऐसे आपको समीकरण दे रखी होती है, आपको सिंपल से क्या करना है, उस समीकरण में जो पीछे वाला 3 टर्म्स है इनको हटा देना है, यानी हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम यही है, और इनको वापस लिखना है, इनको वापस लिख के पीछे एक वैल्यू जोड़नी है, और वो वैल्यू है डेल अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने जोड़नी है, और बराबर हम क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे हम 0। अब जो समीकरण आएगी अपने पास, या अब जो समीकरण आएगी ये केंद्र या बोले मूल बिंदु केंद्र क्या, केंद्र की समीकरण पूछेगा, जैसा नहीं केंद्र यहाँ पूछेगा आपको समीकरण पूछेगा, तो वो समीकरण ही आ जाएगी। अब मुद्दा ये आता है कि ए और बी तुम्हें पता है, ए और बी क्या होता है, ए और बी समीकरण जो होंगे वो ए और बी होंगे, एच भी पता है, एच भी हमें पता है, लेकिन हमें समस्या ये है कि ये डेल क्या होता है। तो डेल कैसे निकलता है, डेल देखो, डेल निकालने हमें निकालना पड़ेगा एक वैल्यू का सारणिक। अब सारणिक कैसे निकलता है, देखो सारणिक के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो सिंपल से ट्रिक याद रखो, ए बी सी ये तो लाइन से आएंगे, ठीक है, ए बी सी आ गया, अब बच गया कौन, एक एफ बच गया, एक जी बच गया, और एक कौन बच गया, एच बच गया। तो पहले आएगा एफ, एफ यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा, फिर आएगा जी, जी यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा, फिर बच गया एच, एच यहाँ पर आएगा, और एच यहाँ पर आएगा। तो इसको हम याद करने की ट्रिक है कि ए बी सी फिर एफ फिर जी, और फिर देखो ए बी सी फिर पहले एफ फिर इधर जी और फिर इधर एच, और जैसे हम इस डेल को सॉल्व कर लेंगे उस डेल का मान अपने क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन जिसके अंदर अपनों ने ये सारी वैल्यू निकाल रखी ए एच बी जी एफ और सी, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखा था। इसी क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा था केंद्र के निर्देशांक, और दूसरा ये पूछा था मूल बिंदु पर केंद्र की समीकरण पूछी, ऐसा क्वेश्चन था। मूल बिंदु को शब्द लिखा होगा उस एग्जाम उस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करते हैं, तो देखो हमें किससे मतलब है, एक तो हमारा स्टार्टिंग वाले 3 से मतलब है, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल निकालना पड़ेगा, और ए बी माइनस क्या निकालना पड़ेगा, एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे हम क्या निकालते हैं, डेल निकालते हैं। तो डेल, अब हमें ए बी और सी ए एच इन सब की वैल्यू पुट करनी, तो पहले ए एच जी की वैल्यू तो मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो
ए की वैल्यू 36। तो ये सारी वैल्यू मैं एक बार के लिए पहले वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट ना हो। चलिए ये जो वैल्यू पुट कर दी है फिर इसको सॉल्व कर। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है। इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर जो है वो आएगा अपना 180। वो भी किसका आएगा? माइनस का 180 आएगा। तो अब अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है पूरा। तो जो ए है, ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू है 36, तो समझो 36x² प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी थी? एच 24, लेकिन यहाँ 2h है तो हो जाएगा 24xy प्लस बी की वैल्यू थी अपने 29, तो 29y²। और इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारा कितना रहता है? माइनस का 180 बराबर 0। अब देखो ये वाली वैल्यू सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो इसको थोड़ा पॉसिबल करना है सॉल्व करने का, वरना ये क्वेश्चन अगर याद रह जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम आ जाता है तो याद रखना इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा माइनस का 180। क्योंकि मैंने सॉल्व की तो वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही थी। तो 26x² प्लस 24xy प्लस 29y², फिर इस 180 को उधर भेज देना है और लास्ट में इस 180 का सब में भाग लगाना है। तो 36 180x² प्लस 24x/180 और फिर आ रहा है 29 180 और y² बराबर इक्वल टू 1। ये जो समीकरण आई है, ये समीकरण वो आई है जो केंद्र को मूल बिंदु को लेकर जाएगी। तो अब तो हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए। पहला टॉपिक हमने कर लिया केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, और दूसरा कि मूल बिंदु पर केंद्र के समीकरण कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर ये हर जगह काम आएगा, ऐसा नहीं है कि यहीं काम आएगा। अब हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये हर बार हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर ये क्वेश्चन याद रह जाता है तो याद रखना इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने बाद कितना आएगा? माइनस का 180। तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, मैंने सॉल्व करके देखी थी। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सांख्यों की प्रवृत्ति क्या हो सकती है। यानी एक हम क्वेश्चन देगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है डायरेक्ट एक ही ना पूछे, इसके अंदर वो दो तीन चीज़ पूछ सकता है। जैसे सांख्यों की प्रवृत्ति पूछ लिया, आपसे केंद्र पूछ लिया, या मूल बिंदु में केंद्र के समीकरण क्या हो सकती है वो पूछ सकता है। तो सांख्यों की प्रवृत्ति के लिए ध्यान रखिए, हमें ये दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये देखो, दो वैल्यू में निकालना बार बार आएगी। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 और h² बराबर ए बी हो तो बनता है परवलय। अगर डेल इज नॉट इक्वल 0 है, इन तीन कंडीशन डेल तो 0 होने नहीं चाहिए। डेल जब 0 होगा इसका मतलब रेखा नहीं, वो शेप क्या है? वो सरल रेखा है, समांतर रेखा है। अगर डेल 0 नहीं है तो हमें ये चेक करना है। अब अगर h² जो बड़ा है वो किससे है? ए बी से, यानी कि ए बी वाला पोर्शन जो है वो किससे बड़ा है? इससे। तो ये तो होता है दीर्घवृत्त। और यदि h² बड़ा हो जाए ए बी से तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाए? अति परवलय। अति परवलय। ये आपको तीन चीजें याद रखनी है अपने एग्जाम के अंदर, या सीधा से पूछेंगे कि प्रवृत्ति बताइए तो हम प्रवृत्ति यहाँ से देखकर बता सकते हैं। यानी प्रवृत्ति बताएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें वापस निकालनी पड़ेगी हर बार। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि अगर h² बराबर ए बी हो तो परवलय, अगर ए बी बड़ा हो तब होगा दीर्घवृत्त, और h² बड़ा था तो क्या होगा? अति परवलय। अब अपने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करके देखते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर दो तीन बातें कही तो अपने वो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर ये बातें लिखी हुई है कि आप इस क्वेश्चन का एक तो केंद्र बताइए, पहली कंडीशन। दूसरा ने कहा है कि केंद्र को अगर मूल बिंदु पर सेट किया जाए, केंद्र को मूल बिंदु पर सेट किया जाए, इसकी समीकरण बतानी है। ठीक है, तीसरा उन्होंने पूछा है कि ये जो सांख्य है इसकी प्रकृति बताइए। ये तीन क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो मूल समीकरण है, मूल समीकरण क्या कहते हैं हमारे? x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c बराबर 0। और जैसे हम इन सबको कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आएगा? a का मान 13, h का मान आएगा -9 क्योंकि यहाँ पर 18 है, तो 2h 18 के बराबर। वहाँ पर लिखते ना एग्जाम में इन दोनों की तुलना करने पर b की वैल्यू आएगी 37, g की वैल्यू आएगी 1, h की वैल्यू आएगी 7 और c की वैल्यू आएगी -2। तो हम पहला काम क्या करते हैं, पहले हम सांख्यों की प्रकृति निकाल लेते हैं। सांख्यों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? एक हमें डेल चाहिए होता है, और एक हमें चाहिए होता है h², और एक चाहिए होती है हमें ए बी। ये तीन चीज़ चाहिए होती है अपने को। और देखो, और ये तो डेल तो हमें चाहिएगा। डेल इसलिए वेरीफाई करने के लिए कहीं ये 0 तो नहीं है। अगर 0 गया तो इसका मतलब सरल रेखा हो जाएगा, और अगर ये 0 नहीं है तो उसे चेक करेंगे h² माइनस ए बी। तो डेल निकालने क्या होता था मैंने आपको ऐसे लिखो A B C, शुरुआत करेंगे F से, F यहाँ आएगा, G और G यहाँ आएंगे, और H यहाँ पर आएंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल सारी वैल्यू हमारे पास है। A की वैल्यू है 13,
एच की वैल्यू है -9, जी की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू है वापस -9, बी की वैल्यू है 37, एफ की वैल्यू है ये एफ है 2G, एफ होगा एफ की वैल्यू है 7, यहाँ पर भी 7 आएगा, सी की वैल्यू है -2 और जी की वैल्यू है आपकी 1। अब देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा आगे, मैं सॉल्व करूँगा फिर टाइम लग जाएगा। ये सॉल्व करने पर आंसर आएगा इसका -1600, बुक में लिखा हुआ -1600, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी डेल इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सरल रेखा नहीं है। अब हमारा काम क्या है कि एच स्क्वायर और ए बी को निकालना। एच स्क्वायर, एच हमारा कितना है -9, तो ये हो गया -9 का स्क्वायर, और ए और बी, ए है 13 और बी है 37, तो 9 का स्क्वायर 81 और 13 इंटू 37 जब भी करेंगे तो इससे ये तो तय हो रहा है कि जो भी कैलकुलेशन आएगी ए बी बड़ा होगा, यानी कि एच स्क्वायर है जो छोटा है किससे, ए बी से, और जब ए बी वाला पोर्शन बड़ा होता है तो आंसर क्या होता है, ये क्या बनेगा हमारा, ये दीर्घवृत्त बनेगा। तो हमने प्रकृति ज्ञात कर ली कि बनेगा क्या, दीर्घवृत्त। अब दूसरा काम हमारा क्या है, इसका केंद्र निकालना, और तीसरा काम हमारा क्या था, इसके केंद्र के मूल की समीकरण निकालना। तो केंद्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमें क्वेश्चन में जो समीकरण दे रखी होती है, इसी का एक्स के रेस्पेक्ट में और इसी का वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, और जो वैल्यू आएगी उन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने जो हमारा एक्स और वाई के मान आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। यहाँ पर मैं एक्स वाई रखें, उसको अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, मैं इसको सीधा एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ लिखूंगा डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 26x, ये हो जाएगा -18y, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 0, ये भी 0, ये पहले समीकरण बन गई। दूसरी डेल अपॉन डेल वाई करेंगे तो ये हो जाएगा -18x, ये हो जाएगा 78y, 78 नहीं सर 74y, और ये हो जाएगा 14, और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व करना, मैं अगेन एक बार फिर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, और इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा, यानी जो हमारा एक्स और वाई आएंगे, जो बुक ने अल्फा बीटा नाम दिया इसको, वो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। तो इसके जो आंसर आएंगे वो आएंगे, एक आंसर आएगा इसका, दोनों आंसर -1/4, और दूसरा आंसर आएगा वो -1/4, यानी कि जो हमारे केंद्र आएंगे, अब ये केंद्र किसके हो गए, अभी ये इनके सांकों को भी इनका बोल सकते हैं सांकों के केंद्र, ऐसे बोल सकते हैं अब दीर्घवृत्त के केंद्र, क्योंकि हमने पहले प्रवृत्ति चेक कर ली कि अब दीर्घवृत्त है। और तीसरा काम हमारा क्या था, तीसरा काम हमारा था कि वो केंद्र मूल बिंदु पर इसकी समीकरण, मूल बिंदु पर समीकरण। तो मूल बिंदु पर समीकरण का मैंने क्या बताया था कि जो मेन समीकरण होती है उसके केवल आगे वाले 3 हिस्से लेते हैं, 13x² -18xy माइनस का 37y² प्लस 37y²। मैंने कहा पिछला पोर्शन हटा देना और इसके स्थान पर 0, और यहाँ क्या आता है, यहाँ तक डेल अपॉन AB - h²। और जैसे AB - h² हमने सॉल्व किया तो ये 13x² -18xy प्लस 37y², इनको सॉल्व करने पर आएगा, देखो ये तो 1600 आया था मैंने बताया था, और इनको सॉल्व करने पर आएगा 400, बराबर कितना है 0। तो 13x² -18xy प्लस 37y² माइनस का 4 बराबर 0। एक आंसर तो ये हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है, इस -4 को इधर लिया और इससे सब में 4 का भाग लगा दो, जैसे बेसिक बुक ने इतना आंसर लिखा तो ये भी आंसर हो सकता है। और या फिर एक प्रोसेस कर सकते हैं, 4 को पीछे लिया और इस सब में 4 का भाग लगा दो, तो तीसरा स्टेप ये भी हो सकता है। तो ये था मेन सांकों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसका नाम है अक्षों की लंबाई और समीकरण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम के अंदर 2019 के क्वेश्चन भी आ रखा है और मे भी 18 के अंदर भी आ रखा है। तो कैसे निकालते हैं अक्षों की लंबाई समीकरण। अक्षों की लंबाई समीकरण निकालने के लिए आपको एक बात मेन ये ध्यान रखनी है कि समीकरण इतनी होनी चाहिए, इतनी मतलब x² का पद दो, xy का पद दो और y² का पद दो, यानी कि स्टार्टिंग वाले 3 टर्म्स हो, बाकी समीकरण ना और बराबर के अंदर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा रूप नहीं है किसी क्वेश्चन के अंदर तो हम ऐसा रूप बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, और अगर ऐसा रूप है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा रूप है तो डायरेक्ट अक्षों की लंबाई कैसे निकालते हैं, r⁴ AB - h² माइनस r² a + b + 1 बराबर 0, ये होती है अक्षों की लंबाई। ठीक है, याद रखें r⁴ AB - h² बीच में माइनस, फिर r⁴ 2, फिर a + b + 1 बराबर 0। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो। अच्छा कंपेयर करेंगे तो a का मान आएगा, a का मान होगा 2, ये वैल्यू 2h की होती है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपके 2, तो b और तो ये सिंगल ही होते हैं। अब वैल्यू पुट करो, r⁴ a और b की गुणा तो 2 दूनी कितनी हो गई 4, h² यानी 25/4
माइनस आर स्क्वायर, अभी पता नहीं मुझे, आर ही वो आंसर होता है। ए प्लस बी को जोड़ना, दो दो कितना हो गया 4 प्लस 1 बराबर 0। इसका एलसीएम लगे 16 हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 आर की पावर 4 और बट्टे में 4 रह गई, माइनस 4 आर की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। और क्योंकि मुझे इन सबको पॉजिटिव के अंदर रखना है और 4 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो फाइनल आंसर बनेगा 9 आर की पावर 4 प्लस 16 आर स्क्वायर प्लस 4 और बराबर कितना आएगा 0। अब ये समीकरण बन गए हमारे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसमें ये कौन है, ये ए है, ये कौन है बी और ये कौन है सी। वैसे पावर 4 है लेकिन वैसे ही द्विघात समीकरण नहीं है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 9 और वैसे बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू हो गई 16 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो द्विघात समीकरण क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac, तो 4 चौक 16, 16 नहीं 144 और अपॉन 1 है 2a और a कितना है अपना, a है अपना 9। ये एक्चुअली वैल्यू होती है किसकी, ये वैल्यू आर स्क्वायर की होती है क्योंकि जो 20 वाला टर्म्स होता है एक्चुअली उसकी वैल्यू होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो 256 में से 144 गया था, बचेगा 2 2 1 1, ऐसे बचेगा 112 बचेगा। ठीक है, कुछ गलती कर रहे हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस, अच्छा ये माइनस होगा, ठीक है हमने माइनस कॉमन ले लिया था ना, तो ये माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अच्छा जोड़ने पर हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे जोड़ने पर हो जाएंगे 400, 400 से 20 बाहर आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -16 प्लस -20 और बट्टे में कितना है 18। तो यहाँ से दो फाड़ कर लेते हैं, एक प्लस वाली वैल्यू और एक कौन सी माइनस वाली, प्लस वाली करेंगे तो प्लस लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 26, 20 में से 4 के 4 यानी 4/18 यानी आर की वैल्यू आ रही है +-2/9। एक तो आंसर ये आ रहा है, इसको R1 नाम दे सकते हैं। और अगर माइनस वाला पोर्शन दें तो आर स्क्वायर बराबर माइनस से कितने हो जाएंगे, माइनस के 36/18 यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी चली जाएगी, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको रटेंगे रूट, तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती नहीं। तो आर के हमारे पास दो मान कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है 2/9 और एक कह रहा है माइनस के 2/9। जो वैल्यू बड़ी होती है यानी प्लस वाली बड़ी होगी और माइनस वाली क्या होगी छोटी होगी, तो छोटी वाली होती है उसको तो बोलते हैं लघु अक्ष, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लघु अक्ष। और जो बड़ी वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष। क्वेश्चन के अंदर अलग अलग भी पूछ सकता है कि लघु अक्ष बताइए या दीर्घ अक्ष बताइए। ठीक है, तो ये तो हुआ अक्ष कैसा निकालते हैं, अक्षों की लंबाई निकालें। अब हम बात करते हैं अक्षों की लंबाई की समीकरण कैसे निकालते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो अपना R1 स्क्वायर है 2/9, अब हम निकालने अक्षों की समीकरण। देखो अक्ष के अंदर एक लिखा हुआ है संयुग्मी, एक लिखा हुआ है अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ संयुग्म कंफ्यूज नहीं होना है, अनुप्रस्थ जो छोटा वाला था उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, जो बड़ा वाला उसको संयुग्मी बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं। जो दो वैल्यू निकलते हमने, दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं थी लेकिन बुक ने दूसरी वैल्यू निकाल रखी है, पता नहीं कैसे निकाल रखी है, तो मैं इसको गौर नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अक्षों की लंबाई क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है अक्षों की लंबाई का a-1/r², साथ में आता है x, यहाँ आता है hy और बराबर होता है 0। तो a कितना है, a अपना था, a था 2 माइनस, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा ये, ठीक है, साथ में x प्लस h कितना है, h अपना है 5/2, y लिखा था 0, तो ये सोल्व करने आएगा 5/2x प्लस 5/2y बराबर 0। 5/2x 5 और 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x प्लस का y बराबर 0। तो समीकरण क्या आ गई, -x प्लस y बराबर 0 और माइनस कॉमन लेने तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारे x की क्या हो गई समीकरण हो गया। और अगर दूसरा R1 निकल जाता है, जैसे ये तो हमने केवल प्लस के लिए निकाली, तो माइनस निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, तो माइनस के लिए अलग से निकालना था, इसे कहते हैं अक्षों की समीकरण निकालना। तो क्लियर हुआ। अभी हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे हमारी थोड़ी चीज़ें डाउटफुल है तो वो चीज़ और क्लियर हो जाए। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अक्षों की लंबाई और अक्षों की क्या निकालनी, समीकरण निकालनी। तो क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, मैंने कहा अक्षों की लंबाई के लिए हमें केवल 3 ही चाहिए होते हैं, इसके बराबर में 0, ये वैल्यू लिखी है एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू होती है उसको कैसे हटाते हैं, ये चीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे। तो 8x³ सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी से निकाला था, ए का मान 8 आएगा, फिर क्या था एच आता है, एच का मान यहाँ 4 यहाँ 2 हो जाएगा, बी का मान कितना आएगा 5 आएगा। अच्छा इसके अंदर गुणा कर दिए कितना हो जाएगा, ये 24x हो जाएगा और ये माइनस का कितना 24y हो जाएगा। एक्स वैल्यू जी की होती है, तो जी के लिए कितने हो गए माइनस के 12, एफ जी एच और एफ की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 12। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो अगर आप ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हटाना है तो सबसे पहले मुझे केंद्र के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, केंद्र के निर्देशांक। और केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को x के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे और y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो करेंगे डेल अपॉन डेल x, ये आएगा
24x² माइनस 24x², अच्छा यहाँ स्क्वायर ही है ये, हाँ तो मैं लिख के ये हो गया 16x, और यहाँ हो जाएगा +4y, ये वाला 0 और 24, तो ये पहले समीकरण बन गया। 4 कॉमन आ रहा था, कितना हो जाएगा 4x + y माइनस का 6 बराबर कितना हो गया 0, ये पहले समीकरण आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका y के रास्ते में भी करना पड़ेगा, तो y के रास्ते में करेंगे कितना हो जाएगा 4x + 10y और 24 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2 कॉमन आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 5y और माइनस का 12 = 0। अब हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, तो मुझे दिख रहा है ये वाली वैल्यू इसकी डबल होगी, तो इसको 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, इसको 2 गुणा करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा 24 = 0, और यहाँ करेंगे माइनस, ये भी माइनस, और ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएंगे, यहाँ होगा 9y और किसका माइनस का, यहाँ होगा प्लस का नहीं, हाँ प्लस का 18 बराबर 0, तो उधर जाके तो y की वैल्यू मुझे 2 दिख रही है, तो y की वैल्यू आएगी 2, और y की वैल्यू हम किसको पुट करें, इसको पुट कर दें, तो देखो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे 10, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आएगी 1, तो ये हमें केंद्र मिल गया। तो केंद्र हमारा कौन है, केंद्र हमारा 1 है, और साथ में y कितना है 2 है, तो ये तो हमारे केंद्र थे। अब हमें क्या करना है, जो भी ये एक्स्ट्रा वाली वैल्यू थी, यानी कौन सी, ये वाली वैल्यू, देखो कैसे करते हैं सुनो, इस क्वेश्चन को वापस बता रहा हूँ मैं, 8x³ + 4xy प्लस में 5y² माइनस 24x और माइनस 24y, और कोई कांस्टेंट होता है कांस्ट, हमें क्या करना है, हमें केवल इस 3 से मतलब है, तो इस वाले पोर्शन घटाना पड़ेगा, तो इस वाले पोर्शन घटाने के लिए क्या कर सकते, देखो इसकी माइनस समीकरण क्या आती है, x² + 2hxy + by² माइनस प्लस का 2gx + 2fy + c बराबर 0 होता है। हमें क्या करना है, हमें इस वाले समीकरण को अगर उस वाले रूप में चेंज करना है, तो उसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ये है कि आप इन 3 को तो इधर ही रखिए, जो स्टार्टिंग वाला 3 चाहिए, और जो बच्चे हुए कौन है, ये वाले 3, इनके 3 के आधे आधे कितने, यहाँ कितना आएगा gx, यहाँ कितना आएगा fy, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पूरा रहेगा, इन सबको उधर भेज देना है। यानी कि हमने क्या किया, हमने gx + fy + c को क्या भेज दिया, उधर भेज दिया, और इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने पर जहाँ जहाँ x और y है वहाँ पर हम केंद्र की वैल्यू पुट करेंगे, जो केंद्र था, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये g और h ये तो आधे होंगे, और c एज से रहेगा, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये तो मुझे पता है, ये तो 8x² है, ये 4xy हमें पता है, ये 5y² हमें पता है, बराबर, अच्छा ये वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है, माइनस का, अब g कितना, g तो 12 था, तो 12x, क्योंकि g इसका आधा होता है ना, और f भी कितना है 12, तो 12y, और c यहाँ था, c कौन हो गया 0, तो 8x² + 4xy + 5y², ये हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी हमारी 1 और y की वैल्यू थी 2, तो 12 दूनी कितने हो गए 24, तो जोड़ने में कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने 36, यानी कि 4xy + 5y² बराबर कितना हो गया 36। अब ये जो 36 था इधर, इस 36 का हम क्या लगा देंगे, पूरे समीकरण क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, और जैसे ही पूरे समीकरण में भाग लगा देंगे तो हमारा जो रेस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 36 का भाग कितना हो जाएगा, 8/36x² + 4xy/36 + 5y²/36, तो जितना कट रहा है तो ये 2/9 हो जाएगा, ये 2/9 x² हो जाएगा, ये xy/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, कट नहीं रहा तो ऐसे कैसा ही रहेगा 36y²। अब ये नॉर्मल हमारे समीकरण के सामने कौन आ गया, हमारे सामने 1 आ गया। अब ये अपनी जो नॉर्मल एक्चुअल समीकरण है ये बन चुकी है, ठीक है, एक्चुअल समीकरण बन गई। अब हमें इससे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अब सॉल्व करना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ए हुआ, तो अब नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे हम, अक्षों के लिए ये हमारा कौन होगा ए, तो ए हमारा कितना हो गया 2/9, ये कौन होता है, ये पूरा एच होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2h होगा, तो 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कोई नहीं देखो ना, 1/9, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/18, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/36। अब समीकरण क्या कहती है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, समीकरण कहती है हमारी, जो अक्षों की जो समीकरण कहती थी, समीकरण कहती थी अपनी r⁴ ab - h² - r² a + b
प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेना, जो भी हमारा आंसर है, ये बुक का एग्जाम्पल है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं पूरा सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर सिखाया था। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये सिखाया है कि ये बड़ी बड़ी समीकरण होती है तो इसको छोटा कैसे करते हैं। छोटा करने के लिए पहले आपको केंद्र निकालना पड़ेगा, केंद्र निकालने के बाद इस वाले पोर्शन को उधर भेजना है, लेकिन यहाँ पर ये डबल नहीं लेना है, ध्यान रखना, इसके आधे लेने हैं, और जो केंद्र था उसकी वैल्यू पुट करनी है, और जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू होती है 36 आया, 36 को भाग देना है, तो हमें ए बी एच की वैल्यू मिल जाएगी, और इस फॉर्मूला पुट करना है तो हमें एक्स की लंबाई मिल जाएगी, और एक्स की लंबाई मिलने के बाद एक्स के समीकरण कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बता दी है। ठीक है, अब आप चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। अंकों की प्रकृति हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में फिर निकालेंगे। और एक चीज़ और लिखी हुई है कि अनंत स्पर्शक समीकरण ज्यादा जी हमारे लिए नहीं है, नया कुछ नहीं है, ये चीज़ हम कर चुके हैं, बस थोड़ा सी बतानी है ताकि एग्जाम आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे। कम जब एक्स स्क्वायर, देखो ए यहाँ पीछे ध्यान रखना, यहाँ जल्दबाजी मत करना, ए यहाँ पीछे एक्स स्क्वायर वाला पीछे है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू क्या होती थी इसकी आधी, तो -1/2, जी की वैल्यू 2g एक्स वाला 2g की वैल्यू 1/2, और h की वैल्यू जो y के पास होती है तो जाएगा -5/2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -6। तो सांकों की प्रकृति निकालने में क्या करते हैं, एक तो निकालते हैं तो चेक करते हैं डेल, और फिर हम क्या ये भी चेक करते हैं कि एच स्क्वायर और ए बी इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, एच स्क्वायर कितना है, -1/2 का स्क्वायर, और ए बी कितना है, ए बी है -2 × 1, तो यहाँ देखो ये 1/4 हो जाएगा, और ये वैल्यू -2 है, तो मुझे पता चल जाएगा एच स्क्वायर क्या बड़ा है, और एच स्क्वायर जब बड़ा होता है तो क्या बनता है, तो बनता है अति परवलय, तो हमारे क्या बनता है, अति परवलय बनता है। ठीक है, डेल आप निकाल लेना, डेल की वैल्यू -0 नहीं आएगी, बस 0 नहीं आनी चाहिए, हमें तो प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस 0 नहीं आई तो हमारा मेन मकसद ये भाई। अगर मैं डेल की वैल्यू इसमें निकाली हुई है, बुक रहता बुक में निकाल रखी है, डेल का आंसर आ रहा है 27 आ रहा है इसका। ठीक है, डेल का आंसर आ रहा है 27, तो यहाँ लिख देता हूँ पहले से। अब दूसरा काम किया, दूसरा काम क्या, अनंत स्पर्शरेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। अनंत स्पर्शरेखा की समीकरण क्या होती है, कुछ नहीं होती, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वापस लिखना, और प्लस कर देना है डेल अपॉन ए बी -एच स्क्वायर बराबर 0। ये होती है अनंत स्पर्श रेखा की समीकरण। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो ये सारी वैल्यू हमें पता ही है, डेल की वैल्यू कितनी होगी, डेल की वैल्यू होगी 27, और ए बी -एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो पहले लिख लेता हूँ मैं, y स्क्वायर -xy -2x स्क्वायर -5y + x -6 प्लस, अब मैंने कहा डेल, अब डेल का मान आ रहा है 27। अच्छा ये डेल यहाँ प्लस का नहीं होता, माफ करना, ये माइनस का होता है यहाँ, ठीक है, ये साथ में इसका होता है माइनस का होता है। चलिए डेल का वैल्यू कितनी, डेल की वैल्यू अपना ये 27, और ए बी -एच स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो डेल की वैल्यू तो आ रही है ये 27, और ए बी आया था अपना -2, और वो आया था ए बी -एच स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4, मतलब कौन जा रहा है, ए बी आगे आगे ध्यान रखना, ठीक है, माइनस की, और बराबर कितना है 0। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखो y स्क्वायर -xy -2x स्क्वायर -5y + x -6 और -27, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2.25, यानी कि ओवरऑल सॉल्व करने पे हो जाएगा 6। देखो 4 दूनी 8, 9 माइनस का 9/4, ये हो जाएगा -9 नीचे आ जाएगा, और 4 हो जाएगा ऊपर, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो y स्क्वायर -xy -2x स्क्वायर -5y + x -6 माइनस प्लस, कुछ वैल्यू कट रही है, 3 कटे से 9 बार, 3 कटे 3 बार, तो 9 चौक 36, और 3 से कट गया 27, यानी 12। यानी सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर नहीं वैसे ये समीकरण आएगा, और समीकरण अपने आ रही है y स्क्वायर -xy, ओवरऑल सॉल्व करने पर आ रहा है 12। ठीक है, अब ये 12 ये -6, तो ओवरऑल आंसर का y स्क्वायर -xy -2x स्क्वायर -5y + x +6 हो जाएगा बराबर 0। वैसे ही हमारा ये आंसर है, अगर छोटा क्वेश्चन आए तब तो यहाँ तक ही करना है। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने एक्स्ट्रा में डेल अपॉन ए बी -एच स्क्वायर क्या कर दिया, घटाया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ये और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं,
देखो वाई वाई वालों को एक तरफ ले लो और एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं। तो वाई स्क्वायर, इन दोनों में वाई आ रहा है कॉमन, तो माइनस का वाई लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा एक्स प्लस 5 और फिर कौन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और 6 को भेजे तो उधर 6 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो ये आपको द्विघात समीकरण का फॉर्म दिख रहा होगा। देखो एक काम करते हैं, पहले वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 5, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, एक्स हो जाएगा प्लस का और 6 हो जाएगा माइनस का। अब हम क्या करते हैं, वहाँ देखो बी के आधे का स्क्वायर, ये बी हो गया, ये बी तो अगर ये वाई के अंदर द्विघात समीकरण तो बी हो गया, तो बी के आधे का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ सकते हैं ना, तो बी के आधे का स्क्वायर इस तरफ भी जोड़ दिया और 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और हमने इस तरफ भी जोड़ दिया। अब इसको इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कैसे होता है, पहले ये आता है चिन्ह आता है इसका और लास्ट में आता है एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, फिर इधर सॉल्व कर लेना। और जहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है बस वहाँ तक सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो, अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो केवल यहाँ तक ही सॉल्व करना है। तो ये अपना जो टॉपिक है ये वैसे पूरा क्लियर हो चुका है। इस टॉपिक के अंदर छोटा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसमें आपको ज़्यादा डीप पढ़ाया नहीं है, मैंने केवल वो बातें क्लियर की जो छोटे क्वेश्चन बन सकती हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस टाइप के क्वेश्चन सारे करा दिए। एक बार बुक एग्जाम्पल जो समझ में आ रहा है उनको समझ लेना, जो मैंने चीज़ें बताई हैं केवल वही पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का मतलब नहीं है और समय भी नहीं है, और एग्जाम के अंदर वो पूछ भी नहीं जाती। ये जो चीज़ें हैं ये पूछी जा सकती है 3 नंबर के अंदर, बड़े नंबर के अंदर इसका चांस कम है, बड़े नंबर में इसका नंबर नहीं लगता। उसके अंदर वो गोला है और सांकों का एक चैप्टर और है ध्रुवीय वाला, उसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। तो अपने छोटा क्वेश्चन बन जाए तो, क्योंकि हमने टॉपिक नहीं करेगा इसलिए मैंने इसको करा दिया। अब एक बात जो रह गई थी वो है कि एक डाइवर्जन वाला क्वेश्चन है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूँ, उसको एक बार आप ढंग से देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है। तो एग्जाम्पल नंबर अभी अपने नोट करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल संख्या पेज एग्जाम्पल संख्या 1 है और पेज संख्या है जो 46 है, और टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। तो बुक का नाम है, टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी अवकलन संकारक। अवकलन संकारक जो है ना, जो अपने कर्ल है, ये DIV करते हैं ना, इसका अगला टॉपिक है। पेज संख्या 46 है बुक का, इसका एग्जाम्पल है, और फर्स्ट इसको जरूर देख लेना। और जितने भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के अंदर एक कर्ल वाला क्वेश्चन है, एक कर्ल वाला क्वेश्चन है, शायद 2018 के अंदर आ रखा है। सेक्शन किस में आ रखा है, सेक्शन या तो बी में आ रखा है या सी के अंदर रखा है, कर्ल वाला 2018 वाला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को भी देख लेना, अगर वो क्वेश्चन ना समझ में आए तो उस क्वेश्चन को रट लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये मेन बातें थी जो मैंने सारी बता दी। कर्ल वाला क्वेश्चन 2018 के पेपर के अंदर आ रखा है, इसको एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, सेक्शन बी में सी में मैं भी चेक करके बताता हूँ। तो ये जो कर्ल वाला क्वेश्चन है ये सेक्शन सी का है, सेकंड सी का बी पार्ट 2018 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, इसको रट लेना, याद कर लेना, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इतना बहुत है, सांकों के अंदर इसे करने की आवश्यकता नहीं है, इतने से अपना छोटा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बड़ा वाला क्वेश्चन हम प्रमेय पर ही बेस्ड कर रहे हैं। प्रमेय कौन से, अपने जो गॉस ग्रीन और स्टोक्स प्रमेय के क्वेश्चन कर लेना। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन को ढंग से लेना, क्योंकि 70% पेपर वहीं से रिपीट होता है। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।